Hello everyone, welcome back again to FM Adventure. This is Twinkle Soni. Brings back to you atomic structure. Next part second. ठीक है, जैसे प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, तो आई थिंक कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और साथ ही में प्रोटॉन की भी डिस्कवरी की थी. ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी होने की है और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से काफ़ी पहले एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तभी जैसे जे थॉमसन ने क्या किए थे कि एक एटम का मॉडल प्रपोज किए थे जिसको उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोले थे. ठीक है, तो उस मॉडल के भी अपने काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, है ना. और उसके ड्रॉबैक्स के बाद फिर धीरे धीरे जैसे रदरफोर्ड आए. रदरफोर्ड ने मेजर ब्रेक थ्रू दिया एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है, और जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा चैलेंज करता था जे थॉमसन के मॉडल को. ठीक है, तो जब रदरफोर्ड का मॉडल सामने आया तब वो बहुत सारी चीज़ों को उस टाइम पे जो एटम को लेकर के चल रही थी बातें उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था रदरफोर्ड का मॉडल. ठीक है, सो देखते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था. और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्चुअली वो जो एटॉमिक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया वो एटॉमिक मॉडल एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं उसको, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं उसको. ठीक है, सो उन्होंने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने फिर एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया. सो सबसे पहले रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या था. सो हियर वी एड द हेडिंग ब्यूटिफुली. Rutherford's alpha scattering experiment. ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था. ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बॉक्स लिया इस तरीके का. ठीक है, और इस बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल रखा. रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो कि अल्फा बीटा गैमा रेज को इमिट करता है. ठीक है, और सामने रखी एक गोल्ड फॉइल, डेफिनेटली पतली सी गोल्ड फॉइल इन्होंने ली थी. ठीक है, गोल्ड फॉइल, और यहाँ पर लगा दी एक ऐसी सर्क्यूलर सी स्क्रीन. ठीक है, एक ऐसी सर्क्यूलर सी स्क्रीन लगाई उन्होंने, गोल्ड फॉइल ली. और क्या हुआ, जब इस पार्टिकल में से अल्फा पार्टिकल निकल के बम्बार्ड होना शुरू हुए. ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ. यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पे यहाँ पे इन्होंने बम्बार्ड किए हैं. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए हैं. अब मैम ये कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो मैम. पहले तो देखो, आप जो बता रहे हो ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है हमें ये नहीं पता. ठीक है, चलो देखो बता देती हूँ कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है. यहाँ पर बताती हूँ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल. बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता है डाई पॉजिटिव, एक डाई पॉजिटिव हीलियम आयन. ठीक है, डाई पॉजिटिव हीलियम आयन यानी He2+ होता है. अब मैम दो ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेचारे हीलियम के पास, आप वो भी दोनों दे दोगे तो बचेगा क्या उसके पास. तो भैया उसके पास बचेगा हीलियम का न्यूक्लियाई. तो आइदर आप इसको डाई पॉजिटिव हीलियम आयन बोल दो या फिर आप उसको हीलियम का न्यूक्लियाई बोल दो. बात दोनों की सेम है, दोनों बातें सेम है. हीलियम का न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियाई, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. यही है हमारा अल्फा पार्टिकल. ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन. अच्छा, 2 प्रोटॉन है जिन पे चार्ज होता है और 2 न्यूट्रॉन है जिनका चार्ज नहीं होता पर मास होता है. तो अगर मैं चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करूं कि अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, तो आप देख पाओगे कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन का चार्ज है. सो चार्ज, एक प्रोटॉन के चार्ज को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करती हूँ तो 2 प्रोटॉन के चार्ज को मैं बहुत ही प्यार से ट्वाइस ई से रिप्रेजेंट कर पाऊंगी. ठीक है, तो जो प्रोटॉन 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा वही मेरे अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज होगा. और अगर मैं मास की बात करूं तो प्रोटॉन के पास भी मास होता है बच्चों और न्यूट्रॉन के पास भी मास होता है. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के पास मास होता है. तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल के मास की बात कर पाऊं तो भाई साहब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास का एडिशन होता है अल्फा का मास. कितने प्रोटॉन का मास,
सो भाई 2 प्रोटॉन का मास और 2 न्यूट्रॉन का मास। और इत्तेफाक से अगर आपको याद हो, ठीक है, देखो जरा मैं इसको यहाँ पर ले जाती हूँ, पहले अल्फा के बारे में समझा देती हूँ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी। अगर आपको याद हो तो मैंने बता रखा था कि मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं दोनों के मासेस, और अप्रोक्सीमेटली उनकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स ऐसी कुछ होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल। तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो मैं मास ऑफ अल्फा को ऐसा नहीं लिख सकती क्या 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने न्यूट्रॉन को भी प्रोटॉन के टर्म्स में लिख दिया। सो इससे आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल as well as the value of mass of alpha particle. Now why we are calculating this? क्या हमें क्या ज़रूरत है इसकी, what is the need? सो भाई इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कैलकुलेट की थी। उन्होंने एक्चुअली वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया था कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के मैक्सिमम कितने करीब पहुंच सकता है, मैक्सिमम कितने क्लोजेस्ट पे न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल खड़ा हो सकता है, उसे कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कहीं पर भी आपको ये किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिलेगा ये वाला डेरिवेशन, ये वाली चीज़ है ना, हम करेंगे ज़रूर उसको, पॉसिबली प्रॉबेबली हुआ अगर पॉसिबल तो इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखने वाले हैं। तो उस डेरिवेशन के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई क्या था अल्फा का चार्ज। तो अल्फा का चार्ज होता है 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, और अल्फा का मास होता है 4 प्रोटॉन या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास के बराबर। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम का न्यूक्लियाई, यानी हीलियम का ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स प्लेस्ड हैं, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पे वापस चलते हैं। क्या किया था इन्होंने, देखो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल एटम्स होंगे, है ना, और उस थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल इन्होंने दनादन बम्बार्ड कर दिए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए। तो इन्होंने देखा कि भाई मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट पास हो गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट पास हो गए, बहुत सारे, कुछ थे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम थे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो जाकर अपनी जगह से वापस आ गए, जो जहां से गए वहीं से वापस आए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कुछ तो थोड़े, कुछ एक्स एंगल से, कुछ थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मैक्सिमम तो स्ट्रेट पास हो गए, और बहुत कम ऐसे थे बहुत ही रेयर जो कि गए और वापस मिल गए, ठीक है, किसको, भाई रदरफोर्ड को वापस मिल गए, ठीक है। तब इन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई साहब जो जे थॉमसन ने बात बोली थी कि एटम इज अ स्फीयर, इट इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता तो मैं अल्फा पार्टिकल फेंकती, अल्फा वापस आ जाते, मैक्सिमम अल्फा रिपेल होकर वापस आ जाते, बट यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं है, मैक्सिमम अल्फा रिपेल होकर वापस नहीं आए। इसका ही मतलब पूरा का पूरा एटम जो है या तो उसके अंदर कुछ नहीं है, या तो अगर है तो बहुत ही छोटी सी जगह पे है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल वापस आया था वो बहुत ही रेयर कंडीशंस में वापस आ रहा था। यानी रदरफोर्ड ने इस चीज का एक अप्रोक्सीमेशन, एक चीज का एक अनुमान लगाया कि जब हम अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं, जब हम अल्फा पार्टिकल को फेंकते हैं, तो बहुत ही छोटी सी एक ऐसी जगह है जहां से अल्फा पार्टिकल जाकर रिपेल होकर वापस आ रहा है, और बाकी के पूरे एटम में अल्फा पार्टिकल कहीं से भी जा रहा है तो वो स्ट्रेट आगे चला जाता है, पास हो जा रहा है। हमारी स्क्रीन पे जाकर के क्या कर रहा है, स्क्रीन पे जाकर के हमें दिख रहा है, बम्बार्ड हो रहा है, ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस बात से जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, और बहुत ही मतलब छोटी सी जगह है जहां पर पूरा चार्ज एटम का जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है। अब तक न्यूट्रॉन्स के बारे में किसी को खबर नहीं लगी थी, न्यूट्रॉन्स के बारे में अब तक कोई बात नहीं हो रही थी, अभी तक सिर्फ ये लोग एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही बात
बात कर रहे थे, ठीक है। सो इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, देखो पहले मैं अगर यहाँ पे थियोरी लिखना चाहूँ तो इसके अंदर लिख देती हूँ फटाफट, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया, सो ही बम्बार्डेड, ओहो, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, एक थिन गोल्ड फॉइल पे उन्होंने बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल को, ठीक है। एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई मोस्ट ऑफ देम, जो मैक्सिमम थे वो पास हो गए, स्ट्रेट पास हो गए, विदाउट शोइंग, कुछ भी नहीं शो किया उन्होंने, एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन शो किए बिना, दे जस्ट पास्ड स्ट्रेट, और वो जो स्क्रीन था उस पर उन्होंने हिट किया, ठीक है। बहुत ही कम थे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू ऑफ देम, ओहो, वेरी फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू, डिफ्लेक्ट हुए हैं वो स्मॉल एंगल्स, कुछ छोटे छोटे एंगल्स से डिफ्लेक्ट हुए, एंड रेयरेस्ट ऑफ देम, उनमें से बहुत ही कम डिफ्लेक्टेड बैक, वापस आए टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्री पे मतलब जाकर टकराकर वापस आए हों, ऐसे बहुत ही कम थे, ठीक है। सो इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, सो मैं ऐसा कह सकती हूँ, सो रदरफोर्ड concluded that most of the space, जो most of the space है in the atom is empty, most of the space atom के अंदर क्या है, empty है, मतलब most of the space यानी उन्होंने बोला 99.9% स्पेस जो है एटम के अंदर एम्प्टी है, ठीक है। और बहुत ही छोटा सा स्पेस है, मतलब ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है, इज ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम इज देयर इन विच, जिसमें कि होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया गया है, और इसी को इन्होंने बोला न्यूक्लियस, इसी छोटे से पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस था, इन्होंने ये फिर बाद में बताया कि भाई एक न्यूक्लियस होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज जगह होती है, यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है, पूरा एटम का चार्ज पॉजिटिव वाला, और मास जो है वो यहीं पे कंसंट्रेट होता है, और बाजू में एक ऐसा ऑर्बिट टाइप की चीज होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। बेसिकली चक्कर काटने वाली बात इन्होंने नहीं की थी अभी, इन्होंने ये बताया था कि ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और बाकी बोले जो पूरा स्पेस है यहाँ पर वो एटम के अंदर एम्प्टी है, सिर्फ बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जहां पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। इस बात के बारे में रदरफोर्ड ने बात की थी, ये वाली चीज जो है ये रदरफोर्ड ने बताई थी, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत कुछ चीजें तो सही लग रही थी, ठीक है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपोज, यानी एकदम इस चीज़ को, इस थियोरी को गलत प्रूव करने वाली एक थियोरी जो थी, साथ साथ में हमारे जो मैक्सवेल थे, ठीक है, वो भी काफ़ी सारी लाइट को लेकर के, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को लेकर के बहुत सारा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इनको लेकर के बहुत सारी रिसर्चेस मैक्सवेल जो थे वो सेम समय पे कर रहे थे। तो मैक्सवेल ने इस थियोरी के अंदर एक बहुत ही यानी चीज़ बताई, एक ख़राब चीज़ बताई, जो कि एक्चुअली इस थियोरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। उनकी जो थियोरी थी वो प्रूव्ड थी, और उस प्रूव्ड थियोरी के हिसाब से ये मॉडल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण रदरफोर्ड को एकदम फेलियर का सामना करना पड़ा, जिसके कारण फिर रदरफोर्ड के मॉडल को आगे डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। सो कौन सी वाली बात थी
कौन से वाले ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के, अगर मैं बोलूं, ठीक है, कौन से वाले ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। सो देखते हैं यहाँ पर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल के कौन से ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक कौन सा था, तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि भाई मैक्सवेल की थियोरी जो थी, ठीक है, उसमें जो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली बात बताई थी कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं वो इमिट करते हैं, ठीक है, कौन, चार्ज पार्टिकल। मैक्सवेल ने ये बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन करता है, किसी भी तरह का मोशन, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि चार्ज पार्टिकल है, और ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है सर्क्यूलर मोशन, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वो हमेशा मोशन करते हुए कोई ना कोई एनर्जी एमिट करते रहता है इन द फॉर्म ऑफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता होंगे आप लोगों को, ईएम वेव्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे यूवी रेज, विजिबल रे, एक्स रे, गैमा रे, माइक्रो रे, कॉस्मिक रे, रेडियो वेव्स, ये सब पता होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो सारे वेव्स हैं, इनमें से इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं बेसिकली। अब क्या होते हैं एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, प्रॉबेबली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। सो मैक्सवेल ने ये कहे कि भाई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वो हमेशा मोशन करते हुए कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करता है, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी जो है एमिट करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एनर्जी एमिट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो एक पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर आप कायदे से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके बीच होना चाहिए फोर्स। फोर्स कौन सा, अट्रैक्शन वाला फोर्स। कौन सा फोर्स भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, जो रदरफोर्ड ने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट पे चक्कर मार रहा है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है ना। तो इस बात को मैक्सवेल ने चैलेंज किया कि ठीक है भाई चक्कर तो मार रहा है, हम समझ गए, ठीक है, पर वो दोनों चिपक क्यों नहीं रहे आपस में। कायदे से क्या होना चाहिए कि भाई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। होना ये चाहिए कि जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रॉन है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, उसने मेरे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए और दोनों चिपक जाने चाहिए। होना तो यही चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो प्रोटॉन वहीं बैठा रहेगा, यानी न्यूक्लियस वहीं बैठा रहेगा और इलेक्ट्रॉन आके उसको चिपक जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, एटम के अंदर ऐसा होता नहीं है। तो फिर ये वाली चीज़ थी कि भाई अगर एटम के अंदर ऐसा चीज़ होती नहीं है तो फिर मैक्सवेल ने ये बोले कि ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर उसके अराउंड चक्कर काट रहा है काट रहा है काट रहा है, तो चक्कर काटने के लिए और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए उसके पास जो एनर्जी आ रही है, पहली बात तो वो कहाँ से आ रही है, ये बात थी एक, ठीक है। और दूसरी चीज कि भाई ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसके अराउंड इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के होते हुए भी वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसको मोशन करते रहने के वक्त वो क्या करेगा, मैक्सवेल ने क्या बोले थे, जब वो मोशन करेगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करता रहेगा, वो एनर्जी को एमिट करता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन भी कर रहा है और अपनी एनर्जी एमिट भी कर रहा है, एनर्जी एमिट भी कर रहा है, एमिट भी कर रहा है, एमिट भी कर रहा है। तो वो भगवान का अवतार तो है नहीं कि भाई एमिट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, फिर भी उसके पास एनर्जी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। भाई एमिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी कम होगी कम होगी, कोई तो ऐसा क्षण आएगा जब एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी और वो कोलॉइड कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ, वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, ठीक है। कोई तो ऐसा पल होगा जब एटम जो है खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस बात को, भाई ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ऐसा क्यों नहीं हो पाता, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हमारे रदरफोर्ड। दैट वाज द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। देखो लिखते हैं यहाँ पर कि भाई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल electromagnetic theory, when a charged particle, जब एक charged particle is accelerated, वो accelerate होता है
टू सर्क्यूलर मोशन, किसी भी मोशन में यहाँ पर सर्क्यूलर मोशन कर रहा है, देन इट इमिट्स, वो इमिट करता है सम एनर्जी, इमिट करता है कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ने भी एनर्जी इमिट करनी चाहिए और वो धीरे 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 न्यूक्लियस पे आकर गिर जाना चाहिए, पर ऐसा कोलैप्स होता नहीं है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन शुड गेट कोलॉइड विथ न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस से कोलॉइड हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बट सच कोलैप्स डज नॉट अकर, इस तरह की चीज़ होती नहीं है। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। रदरफोर्ड एक चीज़ और नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब स्पेक्ट्रम आप लोगों को वैसे इसी चैप्टर में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, बट एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ स्पेक्ट्रम का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, प्रिज्म पता होगा आप लोगों को, वैसा ट्राइंगल जैसे होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर पिरामिडल जैसा होता है लाइट ग्लास का। तो जब भी हम लाइट उसमें से पास करते हैं तो आपको जो लाइट है वो उसकी वेवलेंथ अलग अलग सेपरेटेड दिख जाती है, विबग्योर इंद्रधनुष बना हुआ दिखता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम एटम्स भी दे रहे थे, हाइड्रोजन का एटम स्पेक्ट्रम दे रहा था, हीलियम का एटम स्पेक्ट्रम दे रहा था, ठीक है। उसमें से कुछ लाइनें हमें दिख रही थी, कुछ विजिबल रीजन में थी, यानी कुछ हमें दिख रही थी, कुछ स्पेक्ट्रम्स की जो लाइंस थी वो हमें दिख रही थी, कुछ नहीं भी दिख रही थी, ठीक है। तो वो जो स्पेक्ट्रम था एटम्स का जो कि मिल रहा था, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? रदरफोर्ड। इस चीज़ को एक्सप्लेन किए थे फिर नील बोर ने, जो कि रदरफोर्ड के बाद आए थे, ठीक है। सो मैं ये भी लिख देती हूँ, रदरफोर्ड का एक और ड्रॉबैक था, he could not explain spectrum, लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली, ठीक है, वो लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? रदरफोर्ड, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, एक बार देखेंगे हम फटाफट। इन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स को दनादन बम्बार्ड किया था। किस पे बम्बार्ड किया था? गोल्ड फॉइल पे। ये हमने लगाई थी यहाँ से स्क्रीन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई, चार्ज होता है हीलियम के बराबर, मास होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जब इन्होंने बम्बार्ड किया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए और बहुत ही कम पीछे वापस आए। तो जब पीछे वापस आए तब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई साहब मैक्सिमम स्पेस जो होता है एटम के अंदर वो एम्प्टी होता है और बहुत ही छोटा सा चार्ज, बहुत ही छोटी सी जगह में चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं। फिर इसको चैलेंज कर दिया मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं, ठीक बात है, पर चक्कर मारते हुए एनर्जी एमिट करेंगे और एनर्जी एमिट करते 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 न्यूक्लियस के पास आएंगे और एक समय होगा जब वो उसको कोलॉइड कर जाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सो इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और इस चीज़ को एक्चुअली एक्सप्लेन किया था नील बोर ने, ठीक है। बट नील बोर के आते आते तब तक वहाँ पर हमारे न्यूट्रॉन्स भी अवेलेबल थे, ठीक है। सो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी हो गई थी। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कुछ 19 सेंचुरी में हुई है, कुछ 1902 या 06, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, बट उसी के आसपास न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। सो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देख लेते हैं अभी, इसके बाद चलेंगे बोर्स थ्योरी पे। सो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई? सो डन बाय जेम्स चैडविक। किन्होंने किया? तो ये किया जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। कैसे किया? न्यूक्लियर रिएक्शन से किया,
ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो बेसिक केमिस्ट्री के अंदर दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होती है केमिकल रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन में देखो मैं बता देती हूँ आपको क्या होती है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन और दूसरी होती है बच्चों केमिकल रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस को जब मैं दूसरे एटम के न्यूक्लियस पे ऐसे बम्बार्ड करती हूँ, ऐसे दे मारती हूँ, ठीक है, बम्बार्डमेंट कहते हैं उसको। तो जब न्यूक्लियस की आपस में भिड़ंत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो न्यूक्लियस हो सकता है कुछ पार्टिकल इमिट कर दें और एक नया न्यूक्लियस पैदा हो जाता है। न्यूक्लियस नया हो गया यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब चेंज हो गया। एक्चुअली एटम ही बदल जाता है, ठीक है, एटम ही बदल जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर कोलिजन कह सकते हो उसको, या फिजन कह सकते हो उसको, फिजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। न्यूक्लियस का ही कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो आइडेंटिटी ऑफ एटम चेंज हो जाता है। आइडेंटिटी ऑफ एटम जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि कोई नया एटम पैदा हो जाता है, ठीक है, कोई ना कोई नया एटम पैदा हो जाता है और एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास सब चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तब ये होता है। वहीं केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन पार्टिसिपेट करता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन यानी कौन, न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा, यानी जिसमें ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन टेक पार्ट, यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के बीच में, बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, बॉन्डिंग होती है। और दूसरी चीज यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ एटम डज नॉट चेंज। यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ एटम्स यहाँ पर चेंज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बेरिलियम और कार्बन की रिएक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्ट में बेरिलियम कार्बन मिलेगा। अगर यहाँ पर आप बेरिलियम कार्बन की रिएक्शन कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बेरिलियम कार्बन मिले, कोई नया ही एलिमेंट मिलेगा। तो इन्होंने यही किया था, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, इन्होंने बम्बार्ड किया था, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था ऑन बेरिलियम न्यूक्लियाई। किस पे बम्बार्ड किया था भाई, बेरिलियम न्यूक्लियाई पे बम्बार्ड किया, ठीक है। सो अब बेरिलियम न्यूक्लियाई कौन है मेरी, देखो बेरिलियम ये है, ठीक है। बेरिलियम न्यूक्लियाई, बेरिलियम क्या होता है भाई, बेरिलियम होता है 4 9 यानी 4 प्रोटॉन और 9 मास है उसका एटॉमिक मास, तो 5 न्यूट्रॉन, ठीक है। हाँ, दिस इज माई बेरिलियम न्यूक्लियाई। इस पे इन्होंने बम्बार्ड कर दिया भाई हीलियम न्यूक्लियाई, यानी कि मेरा अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई, जिसके अंदर 4 यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। जब ये दोनों न्यूक्लियसेस मिले तब देखेंगे क्या हुआ, बेरिलियम न्यूक्लियाई पे जैसे हीलियम न्यूक्लियाई मारा, ठीक है, वैसे ही एक बड़ा न्यूक्लियाई तैयार हो गया, जिसके अंदर 4 और 2 कितने प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, ठीक है। 6 प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 6, यानी ये यहाँ तैयार हो गया एक्चुअली कार्बन 6 वाला और 12 वाला, यानी यहाँ पर 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, यानी न्यूट्रॉन कितने थे, 6 न्यूट्रॉन थे। आइडियली न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए थे, देखो
5 और 2 7 न्यूट्रॉन होने चाहिए थे, पर न्यूट्रॉन कितने थे? 6। तो एक्चुअली ऐसा अनुमान लगाया गया कि कोई तो भी पार्टिकल है जो उचक के बाहर भाग गया है, जो निकल के बाहर भाग गया है, एंड दैट पार्टिकल वाज न्यूट्रॉन। बेसिकली इस रिएक्शन को कैसे किया गया था देखो बताती हूँ। एक इस तरीके से डब्बा रखा गया था, ठीक है, उसके अंदर रखा गया था अल्फा पार्टिकल, कोई जो ऐसा एलिमेंट जो कि अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, अरे भाई अल्फा पार्टिकल इमिट करता है ऐसा एलिमेंट, ठीक है, और इस अल्फा पार्टिकल को इमिट किया गया था बेरिलियम के ऊपर, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ पर लगाई गई थी मेटल प्लेट्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जब यहाँ से पार्टिकल, और यहाँ पे लगाई गई थी स्क्रीन, ठीक है, दिस वाज आवर स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले लो, कोई स्क्रीन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से जब पार्टिकल निकला तो इट पास स्ट्रेट पास हुआ विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो स्ट्रेट पास हुआ विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो ना पॉजिटिव की तरफ गया ना नेगेटिव की तरफ। तो उन्हें ये पता चला कि भाई यहाँ से जो पार्टिकल निकल रहा है उसको कोई मोह माया नहीं है, उसको ना पॉजिटिव पसंद है ना नेगेटिव, ठीक है। वो बेचारा अपना वैरागी है और वो जाता है और बिना किसी मोह माया के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के जाकर स्ट्रेट टकरा जाता है। तब इस पार्टिकल के बारे में पता चला कि दिस इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, they named it as a neutron। न्यूट्रल पार्टिकल था जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। तो here we are, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल था जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा। इस तरीके से डिस्कवरी हुई किसकी? न्यूट्रॉन की। दे बम्बार्डेड बेरिलियम न्यूक्लियाई विथ अल्फा पार्टिकल एंड दे गेट कार्बन एज अनदर एलिमेंट, और एक पार्टिकल मिला, न्यूट्रल पार्टिकल था, बम्बार्ड मतलब कहीं पे भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, उस पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा, ठीक है। सो अब इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब आते हैं ज़रा रदरफोर्ड पे, फिर से, है ना, फिर से आ जाते हैं ज़रा एक बार रदरफोर्ड पे। रदरफोर्ड ने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, रदरफोर्ड ने बहुत ही कमाल की चीज़ कैलकुलेट की थी। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक न्यूक्लियाई को, मतलब एक न्यूक्लियाई लिया था, गोल्ड का न्यूक्लियाई व्हाटएवर, या गोल्ड का एटम, ठीक है, और उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया था। तो अल्फा पार्टिकल जब उन्होंने बम्बार्ड किया था तो अल्फा पार्टिकल गया 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 रिपल हुआ और रिपल होके वापस आया। मैं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किए थे, बट यहाँ मैं उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रही हूँ जो जाकर के वापस आया था, विच वॉज रेयरेस्ट ऑफ देम, ठीक है। जब वो अल्फा पार्टिकल गया 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 और वहां से जाकर वापस आया, देन ही कंक्लूडेड कि भाई वो जाके वापस आया है, यानी वो जो छोटी सी, जो छोटा सा जगह है, जो छोटा सा वॉल्यूम है जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, वो उस पॉजिटिव चार्ज के पास तक गया होगा और रिपल्शन से वापस आया है। भाई रिपल्शन से ही तो वापस आएगा, अगर अट्रैक्शन होता तो वहीं चिपक जाता, ठीक है। रिपल्शन करके, झगड़ा करके वो वहां से वापस आया है। तो ही कंक्लूडेड कि वो मैक्सिमम उसके जितने पास तक जा सकता होगा वो उसके उतने पास तक गया होगा, ठीक है, यानी वो उसके क्लोजेस्ट उसने उसको अप्रोच किया होगा, क्लोजेस्ट जितना पास जा सकता होगा उसके उतने पास वो गया होगा और वहां से फिर जाके वापस आया होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सिंपल चीज की, इन्होंने वो डिस्टेंस निकाला कि भाई कितना क्लोजेस्ट पहुंच सकता है वो, किसके उस न्यूक्लियस के कितना क्लोजेस्ट पहुंच चुका होगा, वो चीज इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट की, ठीक है। तो एक बार ये देख लें और उसके बाद मैं वहां पर चलती हूँ फटाफट, ठीक है। किसके पास चलेंगे हम चलते हैं फटाफट, हेडिंग डालते हैं, estimation of closest distance of approach का स्पेलिंग अप्रोच, ठीक है। यानी एस्टिमेशन का मतलब कैलकुलेट करो, ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट मतलब कि भाई न्यूक्लियस के सबसे पास कितने करीब जा सका होगा कौन, हमारा
अल्फा पार्टिकल, और जाकर जहां उसे मैक्सिमम रिपल्शन मिला होगा, तो सबसे पास गया होगा तभी मैक्सिमम रिपल्शन मिला होगा, और फिर वो कितने पास जा करके वापस आया है, ये चीज इन्होंने कैलकुलेट की थी इन्होंने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट की थी इन्होंने। तो ही कौन, रदरफोर्ड कैलकुलेटेड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस at which alpha particle reached towards the nuclei। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल रीच किया होगा न्यूक्लियाई की तरफ, कैसे कैलकुलेट किया, तो उन्होंने एक्चुअली लगाया था एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके उन्होंने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच अल्फा पार्टिकल रीच टुवर्ड्स द न्यूक्लियाई बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लगाया इन्होंने। ठीक है, और फिर उन्होंने वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, सो देखते हैं फटाफट। ये एक मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस माय न्यूक्लियाई, किसी भी एटम का न्यूक्लियाई है, एटॉमिक नंबर Z है इसका, Z इज द एटॉमिक नंबर। कोई भी न्यूक्लियाई ले लेती हूँ मैं। ठीक है, Z इज द एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर जो है वो भी कितने हो जाएंगे, Z। ठीक है, सभी को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जितने होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके अंदर कितने हो जाएंगे, Z हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रही हूँ। एक ही अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे हो क्या, नहीं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए, पर यहाँ पर मैं उस अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ जो जा करके वापस आया है, तो वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर था, तो मैंने एक ले लिया। ठीक है, बहुत दूर से बम्बार्ड कर रही हूँ, इन्फिनिटी डिस्टेंस से बम्बार्ड कर रही हूँ। ठीक है, सो अब आगे की कहानी क्या होगी, आगे की कहानी क्या होगी ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ। ठीक है, जिसका यूज ये डेरिवेशन करते हुए होने वाला है। तो ये जो चीजें बताने वाली हूँ इसको जरा डब्बा बना के साइड में रखिएगा। ये थोड़े जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली 12th फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, बट ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चैप्टर के अंदर काफी काम में आने वाले हैं। ठीक है, सो ये वाली चीज को मैं थोड़ा हटाती हूँ अभी, और मैं ज़रा आगे चलती हूँ और मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। क्या है ये जनरल कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। वापस आऊंगी अभी उस डेरिवेशन पे, बस 2 मिनट बाद। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी कोई दो चार्जेस रखे हुए होते हैं एक दूसरे से कुछ r डिस्टेंस अपार्ट, Q1 और Q2। अच्छा, ये r डिस्टेंस उतना होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे पर कोई इन्फ्लुएंस डाल सकें। अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रिपेल हो पाएंगे। अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो दे विल गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, तो आपको इन्हें उस डिस्टेंस पे रखना है कि इन दोनों का एक दूसरे पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस बना रहे। तो होगा क्या कि अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं तो ये रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर रिपेल कर रहे हैं तो भी अपने आप को एक दूसरे पर कोई फोर्स लगाएंगे। ये वाला चार्ज इस वाले को धक्का देगा, ये वाला चार्ज इस वाले को धक्का देगा, दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे हैं। और अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो ये वाला इसको बुलाएगा और ये वाला इसको बुलाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे हैं। तो जो भी ये फोर्स है, चाहे रिपल्सिव चाहे अट्रैक्टिव, ये फोर्स को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहती हूँ। ठीक है, और एक लॉ है कूलम्स लॉ। ठीक है, बहुत डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अभी मैं सिर्फ उसकी एक छोटी सी झलक दिखाऊंगी यहाँ पर, ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाने वाली। ठीक है, सो उस कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कितना, तो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये दो रिलेशन एक्चुअली मिलते हैं कूलम्स लॉ से।
कूलम्ब, लम्ब भाई गलत हो गई स्पेलिंग, अरे 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 अरे, कूलम्ब लॉ, कूलम्स लॉ, वॉट एवर, ठीक है, कूलम्स लॉ से मिलते हैं ये दो क्या कहते हैं उसको, रिलेशंस, है ना। तो ये दो रिलेशंस को जब मैं कंबाइन करूं तो फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के और R स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मुझे यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो लगाती हूँ मैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस K हियर, सो K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और Q1 कौन सा चार्ज है, एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज है, और R स्क्वायर उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स। ये फोर्स होता है जब भी कोई दो चार्जेस एक दूसरे से R डिस्टेंस दूर रखे हुए होते हैं तो, ठीक है। और अगर फोर्स है तो फिर एनर्जी होगी, वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब फोर्स है तो वर्क डन या एनर्जी भी होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है एनर्जी। कितनी एनर्जी होती है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और अगर मूवमेंट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पर यहाँ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है वो चार्ज, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो भाई इन्हीं दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है, कितनी कितनी कितनी, वो होती है K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, कितनी होती है K Q1 Q2 अपॉन R होती है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R, और डिवाइड बाय R स्क्वायर क्या हो जाएगी, फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, व्हाटएवर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी कॉल इट एज। सो विल बी यूजिंग दिस इन डूइंग दैट, क्या कहते हैं उसको, डेरिवेशन, ठीक है। वापस चलते हैं ज़रा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इस पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत ही दूर से अल्फा पार्टिकल को फेंका है। जब मैंने उसको फेंका तो मैं इसको पोजीशन 1 कह देती हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लो इसको कुछ v वेलोसिटी से फेंका है, यहाँ से v वेलोसिटी मैंने इसे दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ कि भाई साहब अल्फा पार्टिकल is projected या bombarded with v velocity from r equal to infinity, ठीक है, from point 1, फर्स्ट पॉइंट से उसको मैंने फेंक दिया। सो भाई इनिशियली जब मैं फर्स्ट पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल रख के बैठी थी, ठीक है, तो मैंने उसे v वेलोसिटी दी थी, v वेलोसिटी दी थी। तो जब मैं वेलोसिटी दे रही हूँ तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, उसके अंदर मोशन करने वाली एनर्जी आएगी, यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 उसके अंदर आ जाएगी हाफ ऑफ मास। मास किसका, मास भाई मेरा या आपका, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है तो अल्फा पार्टिकल का मास, और v वेलोसिटी जो मैंने उसको दी थी उसका स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ m अल्फा v स्क्वायर। ये होगी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्या, देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्या, ठीक है, देखते हैं ज़रा। एंड पोटेंशियल एनर्जी 1 अब भी बताया था कितनी होती है, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। Q1 किसका चार्ज है, अल्फा का, Q2 किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का, R कितना है, सो भाई K Q1 Q2 R तो इन्फिनिटी है भाई वह फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1/infinity 0। सो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज फाउंड आउट टू बी 0, ठीक है। जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m अल्फा v स्क्वायर, बरोबर है, बरोबर है। जब मैंने अल्फा पार्टिकल को यहाँ से फेंका, मतलब यहाँ से फेंका, तो उसको मैंने काइनेटिक एनर्जी दी और पोटेंशियल उसकी 0 थी। क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये रखा है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को फेंका तो वो गया 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 जा रहा है, अल्फा जा रहा है, अभी कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं है, गया गया पहुंचा, थोड़ा थोड़ा रिपेल होने लग रहा है, थोड़ा रिपेल होने लग रहा है, थोड़ा रिपल्शन आ रहा है, रेंज में पहुंच गया ना, रेंज में पहुंचेगा रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा रिपल्शन आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसे मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगा और फिर वो वहां से वापस पलटेगा, ठीक है। देखो यानी यहां से मेरा अल्फा आ रहा है,
यहाँ से अल्फा आया आया, अभी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, रिलैक्स्ड है, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, भाई दौड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम भी तो हो रही है, ठीक है, दौड़ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा रिपल्शन आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, मान लो ये वो पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर उसे मैक्सिमम रिपल्शन का सामना करना पड़ा, ठीक है, और फिर यहाँ से वो रिटर्न बैक होगा, तो इस पॉइंट को मैं 2 पॉइंट कह देती हूँ, इस पॉइंट को मैं सेकंड पॉइंट कह देती हूँ, ठीक है। इस पर आकर के जब वो आया तो उसे मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगा, तो वो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑफ फॉर सम इंस्टेंट वो वहाँ पर स्टॉप होगा और फिर रिपल्शन करके वो वापस आएगा हमारी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर वो रुकेगा कुछ कुछ इंस्टेंट्स के लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, उसका वेलोसिटी 0, ठीक है। और वो हमारे जो कोर ऑफ न्यूक्लियस है, कोर ऑफ न्यूक्लियस से मैं कह देती हूँ r डिस्टेंस दूर हो जाएगा। अब देखो मैं बड़े r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कितने डिस्टेंस दूर हो जाएगा, r डिस्टेंस दूर हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने पॉइंट 1 की बात की थी, अब मैं बात कर लेती हूँ भाई एट पॉइंट 2 अल्फा विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम रिपल्शन, अल्फा मैक्सिमम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। सो एट एन इंस्टेंस, किसी इंस्टेंस पे वेलोसिटी एट पॉइंट 2 0 हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट 2 0 हो जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m अल्फा v2 का स्क्वायर दैट इज हाफ ऑफ m अल्फा 0 का स्क्वायर दैट इज 0। सो मैं कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 विल बिकम 0, जबकि पोटेंशियल एनर्जी के क्या हाल रहेंगे, देखो चलते हैं ऊपर फिर से। अब सेकंड पॉइंट पे मेरा अल्फा यहाँ है और मेरा न्यूक्लियस का कोर यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली जो मैक्सिमम चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है वो यहाँ पर है और अल्फा यहाँ पर है, तो ये दोनों किसी r डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर है, तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ रहेगी, देखते हैं, ठीक है, क्या रहेगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 रहेगी के क्यू अल्फा, क्यू न्यूक्लियस अपॉन आर यानी बड़ा आर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्यू अल्फा यानी चार्ज ऑफ अल्फा क्या होगा, देखो चार्ज ऑफ अल्फा अब भी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था जब मैंने तुम्हें न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बताया था, ठीक है, और रदरफोर्ड बताया था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताया था, तब मैंने चार्ज ऑफ अल्फा बताया था। रिवाइंड करके देखो, चार्ज ऑफ अल्फा था 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर आपका एक चार्ज प्रोटॉन का ई होता है तो अल्फा का ट्वाइस ई होगा, है ना। तो और न्यूक्लियस के चार्ज की बात करूं तो भाई न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है, एक प्रोटॉन का चार्ज है e, तो टोटल प्रोटॉन का चार्ज हुआ z इंटू ई, वही एक प्रोटॉन का चार्ज, एक केले का मास अगर 10 ग्राम है और मेरे पास 10 केले हैं तो 10 किलो का मास क्या होगा, 10 इंटू 10 दैट विल बी 100 ग्राम, वैसी वाली बात हो गई, ठीक है। इस चीज़ को क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब एक यूनिट, अगर आपके पास एक यूनिट चीज़ डिफाइन हो गई है तो आप उसे नंबर ऑफ चीज़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और चार्ज ऑफ अल्फा रख दूंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 कितनी हो जाएगी, के इंटू 2e into Ze upon R. This will be your potential energy at point 2, ठीक है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं थी, पूरी काइनेटिक एनर्जी थी। जब वो दौड़ा और सेकंड पॉइंट पे आया तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी है। और मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ से मैंने जो पूरी काइनेटिक दी है वो यहाँ आकर कन्वर्ट हो गई है पूरी पोटेंशियल में, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो आई कैन अप्लाई हियर व्हाट, एनर्जी कंजर्वेशन। कौन कौन से पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड पॉइंट पे। तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट पेज पे अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई साहब टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। अच्छा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 यानी काइनेटिक एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 2, सही बात है।
देखेंगे जरा पिछले पेज पे जाऊंगी वापस। काइनेटिक एट पॉइंट 1 क्या था, देखो काइनेटिक एट पॉइंट 1 था हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एट पॉइंट 1 0 था, ठीक है। काइनेटिक एट पॉइंट 1 था हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा वी स्क्वायर, पोटेंशियल एट पॉइंट 1 0 था। फिर काइनेटिक एट पॉइंट 2 क्या था, चलो देखेंगे जरा। काइनेटिक एट पॉइंट 2 तो 0 हो चुका था, जबकि पोटेंशियल ये कुछ था, ठीक है। इस चीज को अगर मैं वहां पर पुट कर दूं तो काइनेटिक एट पॉइंट 2 तो 0 था, जबकि ये था k इंटू ट्वाइस ई इंटू जेड ई अपॉन आर, ऐसा कुछ था बच्चों, ठीक है। सो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर, आर इधर ले जाऊंगी, so it will be 4 kz e square upon mass of alpha v square. This will be this r. What is this r? So r is the closest distance, वो closest distance at which अल्फा पार्टिकल, जिस पे अल्फा पार्टिकल ने अप्रोच किया था, जो अल्फा पार्टिकल पहुंच गया था न्यूक्लियस के पास, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। के क्या है, तो के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। z क्या है, एवरीवन नोज, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है। मास m अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा है, एवरीवन नोज। सो हियर आई हैव कैलकुलेटेड वो डिस्टेंस जिस पे अप्रोच किया था किसने, अल्फा पार्टिकल ने, किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बेसिकली इसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है समवेयर, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे एक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन मैं यहीं पे करवाती हूँ, देखो आप लोगों को, है ना, एक बढ़िया क्वेश्चन करवाती हूँ। कैलकुलेट द एक्सप्रेशन of R in terms of mass of proton E and K if expression of R if alpha particle is bombarded on nucleus of, किसके न्यूक्लियस पे फेंकूं, सिल्वर, एंड हाँ ठीक है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर के न्यूक्लियस पे मैंने उसको फेंक दिया, और क्या कहते हैं, हाँ है ना, या कॉपर के न्यूक्लियस पे फेंक देते हैं, कॉपर के न्यूक्लियस पे फेंक देते हैं, बेस्ट, ठीक है। और आर की एक्सप्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ई और के। तो मैंने क्या किया है भाई, मेरे को वही निकालना होगा, क्या करूँ, एक्सप्रेशन देखती हूँ क्या एक्सप्रेशन है। आर इक्वल टू कुछ 4kz ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और दे देती हूँ, विथ, एक मिनट ज़रा, विथ वेलोसिटी देना भूल गई मैं, 2 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, नहीं 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से मैंने उसको बम्बार्ड किया है। सो अब देखेंगे क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा। देखो R इक्वल टू क्या है, 4kz ई स्क्वायर मास ऑफ अल्फा वी स्क्वायर लगा दिया। R की एक्सप्रेशन निकालना है, 4 एज इट इज रहने दो, K के टर्म्स में निकालना है, K भी एज इट इज रहने दो। Z क्या होता है कॉपर का, शायद 29 होता है, ई स्क्वायर एज इट इज रहने दो क्योंकि E के टर्म में निकालना है। मास ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा MP रखना है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन के टर्म में होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। वेलोसिटी रखा हुआ है अभी 2 × 10⁻6, इसका स्क्वायर लेना होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 29k ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा 12, ठीक है। इसको कर देंगे सिंप्लीफाई,
तो ये कितना हो जाएगा 29/4, तो 4 6 ज़ा 24 होता है शायद, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, तो ये 7 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 2 आ जाएगा 7.2 के आसपास। 7.2, 10 का पावर 12 ऊपर जाके हो जाएगा -12, बाकी का बच गया ke² अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सो ये बन गया मेरा आर का एक्सप्रेशन। इसमें ही कुछ लोग एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं आपसे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 डालिए, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर करके डालिए, मास ऑफ प्रोटॉन इज अगेन 1.6 × 10⁻27 केजीज में डालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आर की वैल्यू मीटर्स में निकाल पाएंगे। सो हियर आज देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा है, ठीक है। आज हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट देखा। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने वही गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा, जिसपे हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। एक बार फिर से इसके डेरिवेशन के बारे में बता देती हूँ क्या किया था हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया और वो जाके टकराया, न्यूक्लियस से टकराया, जाके वापस आया। जब वो यहाँ पर टकराया तब क्या हुआ होगा, तब मैक्सिमम रिपल्शन उसको मिला होगा, वेलोसिटी एट द इंस्टेंट उसकी 0 हुई होगी। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 और 1 पे मैंने क्या कर दिया है, उसे इक्वेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाली 12mv², पोटेंशियल 0 थी। यहाँ पर काइनेटिक 0 थी, पोटेंशियल kq²/r थी, ठीक है। बस उसको इक्वेट किया मैंने और फिर मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया r का, जो कि आया 4kZe²/mα_v²। सो आई होप चीज़ें आप लोगों की समझ में आई होंगी, है ना। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो कि बोर मॉडल है फिर आगे, ठीक है। सो बोर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल होता है, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर से आते हैं और पूछते ही हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है तो बोर मॉडल से क्वेश्चन ना आए, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन ना आए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। सो कीप कॉन्सेंट्रेटिंग, बने रहिए साथ में, ठीक है। अगले वीडियो में लेकर आऊँगी बोर मॉडल और उसके क्वेश्चन। सो टिल देन, दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ। गुड बाय एवरीवन।